हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग मनोविज्ञान के संप्रदाय को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई संप्रदायों के बारे में बात कर ली थी, जैसे संरचनावाद संप्रदाय है, प्रकार्यवाद है, व्यवहारवाद संप्रदाय है, संज्ञानवाद है। तो आज हम लोग बात करेंगे किस पर? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय पर। तो यहाँ चर्चा ये की जाएगी कि ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है, इसको लेकर के कौन आए थे? तो इसको लेकर के आए थे सिगमंड फ्रॉइड। कौन लेकर के आए हुए थे? तो सिगमंड फ्रॉइड का ये संप्रदाय है। और इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है, यह मनोविज्ञान में जो मन का अर्थ है, वह मन का अर्थ हमारा क्या है? मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है। मन का अर्थ इन्होंने क्या बताया? मस्तिष्क बताया। या इन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वह मन है। क्या है? मन है। तो इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में हमें यही बताया कि जो मनोविज्ञान है वह मन है। तो इनके द्वारा जो वाद या विचार आया, तो उसी वाद को हम लोग क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद के नाम से हम जानते हैं। तो यह हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया हुआ है मनोविश्लेषणवाद। और इन्होंने मन के 3 रूप हमें बताए। कितने रूप बताए? इन्होंने ये कहा कि जो मन है वह 3 रूप में पाया जाता है। कौन कौन से इन्होंने 3 रूप बताए? इन्होंने पहला बताया जो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड। कौन सा? अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। दूसरा इन्होंने बताया अर्धचेतन मन। कौन सा बताया? अर्धचेतन मन। और जो अर्धचेतन मन है वह हमारे बॉडी में या हमारे जो दिमाग में है वह 0% पाया जाता है। और तीसरा इन्होंने बताया चेतन मन। क्या बताया? चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो अचेतन मन है ये हमारे पास 90% होता है, और जो चेतन मन है वह हमारे पास 10% होता है। जो अनकॉन्शियस माइंड है वह 90% है, एंड जो हमारे पास चेतन मन है यानी कि कॉन्शियस माइंड है वो कितना है? 10% है। और इन्होंने अर्धचेतन मन को ये कहा है कि ये हमारे पास होता है, लेकिन यह वास्तविकता में हमारे पास नहीं होता है, यानी कि यह 0% होता है। कितना होता है? 0%। तो उन्होंने मन के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। कौन कौन से? अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो इन्होंने देखिएगा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय दिया सिगमंड फ्रॉइड ने। इन्होंने काफी अध्ययन किया मनोविज्ञान पर। और अगर इनकी थोड़ी हम बायोग्राफी की बात करें तो इनका जो जन्म है वह 6 मई 1856 को एक यहूदी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहूदी परिवार में, जो बियाना के ऑस्ट्रिया के निकट पड़ता है। बियाना शहर में हुआ था, जो ऑस्ट्रिया में पाया जाता है आपका। तो उस समय 1856 की समय की बात है। तो उस समय ऑस्ट्रिया में आपका यहूदी परिवारों पर क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहा था। तो उन्हीं आक्रमण में या उन्हीं अत्याचार के चलते चलते इनकी माता पिता की हत्या कर दी गई। और जब इनके माता पिता की हत्या कर दी गई तो ये वियना को छोड़ करके पेरिस आ गए। और पेरिस आकर के ये क्या बने? डॉक्टर बने। क्या बने? डॉक्टर बने। और फ्रांस, यानी कि पेरिस का मतलब आपके कहाँ आ गए? ये फ्रांस में आ गए। और ये क्या बन गए? डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद इन्होंने पागलों पर अध्ययन स्टार्ट किया। किस पर अध्ययन करना स्टार्ट किया? तो इन्होंने पागलों पर अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो एक समय इन्होंने पागल से पूछा कि तुम पागल क्यों हो? इन्होंने एक पागल से क्वेश्चन किया कि आप पागल क्यों हो? तो पागल भी एक सुंदर सा जवाब देता है। कहता है इनसे कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। क्या कहता है? कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। तो जब इन्होंने पागलों पर अध्ययन किया, अध्ययन करते समय इन्होंने बताया कि मन हमारे पास 3 प्रकार का होता है। और इन्होंने जो मन बताया है वो अनकॉन्शियस माइंड हमारा 90%, सबकॉन्शियस माइंड 0%, एंड चेतन जो मन है वह जिसे हम लोग कॉन्शियस माइंड कहते हैं उसको बताया इन्होंने 10%। तो इन्होंने मन को कुछ इस प्रकार से लिखा, जो कि हमने आपके लिए ऑलरेडी पहले से एक टेबल बना करके रखी हुई है। तो इन्होंने कहा कि ये मान लो ये हमारा मन यानी कि मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है। ये जो पूरा का पूरा डायग्राम बना है ये क्या है? हमारे पास मस्तिष्क है। और मस्तिष्क में हमारे पास ये क्या पाए जा रहे हैं? 3 प्रकार के मन हैं। अचेतन मन है हमारे पास, एंड अर्धचेतन मन है, एंड क्या है? चेतन मन है। तो जो हमारे पास अचेतन मन है यह हमारे पास जन्मजात होता है। कैसा होता है? इसे आप लोग जन्मजात भी लिख सकते हैं कि यह हमारे पास कैसा होता है? जन्मजात होता है।
इसी मन को हम लोग आनंद का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद का नियम। अब देखिएगा, हम एक एक से तीनों मनों के बारे में आपसे बात करेंगे। सेकंड उन्होंने बताया अर्धचेतन मन। क्या बताया हमें? अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन को ही कहा गया कि वास्तविकता का नियम है। किसका है? वास्तविकता का नियम है। अभी हम बताते हैं कि इन्होंने कैसे कहा वास्तविकता का नियम। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वास्तविकता का नियम। और जो लास्ट इन्होंने तीसरा प्रकार बताया, तो तीसरा प्रकार जो इन्होंने चेतन मन बताया, इसको बताया इन्होंने नैतिकता का नियम। किसका बताया? नैतिकता का नियम। देखिएगा, तीनों नियम, तीनों मनों के नियम के बारे में हम आपको बताते हैं। सपोज दैट आपसे अगर मैं कहता हूं, या आपके मन में ये आया कि मुझे इस पेन को चुराना है, तो ये जो आपके माइंड में आया कि मुझे इस पेन को चुराना है, तो ये जो कहानी आएगी आपके अचेतन मन में आएगी। किस में आएगी? अचेतन मन में। तो देखिएगा, जब आप इस पेन को चुराएंगे तो आपका चेतन मन तुरंत कहेगा, जो कॉन्शियस माइंड है कहेगा नहीं, चोरी करना गलत है, चोरी करना पाप है। तो ये कौन आपको समझाएगा? तो ये आपको समझाएगा कौन? चेतन मन, यानी कि जो हमें किसका पाठ पढ़ाता है? नैतिकता का नियम। तो आपके अंदर नैतिकता तो यही है कि आप किसी भी चीज को चोरी नहीं करेंगे। आपके क्लास में नैतिक शिक्षा का एक पीरियड लगाया जाता है बचपन में, उसमें क्या सिखाया जाता है बच्चों को? यही सिखाया जाता है कि जो नैतिकता है वह नैतिकता कैसे आएगी बच्चों के अंदर। तो जो नैतिकता का नियम है वह हमें कौन सिखाएगा? यानी कि चेतन मन, कॉन्शियस माइंड सिखाएगा। वो ये कहेगा कि ये पेन को चोरी करना गलत है। जबकि ये ऊटपटांग सवाल आपके कहाँ आएंगे? तो ये आएंगे कहाँ? अचेतन मन में, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में। अब अर्धचेतन मन ये क्या करेगा? तो अर्धचेतन मन ये कहेगा कि अगर कोई देख रहा है तो पेन को मत चुराओ, अगर कोई नहीं देख रहा है तो आप पेन को चुरा लीजिएगा। समझ रहे हैं? अगर कोई नहीं देख रहा है हमें, जहां भी ये विषय वस्तु पड़ी हुई है, जहां भी ये पेन पड़ा हुआ है, अगर हमें कोई नहीं देख रहा है तो आप इस पेन को चुरा लीजिएगा, और अगर कोई देख रहा है तो इसको मत चुराइएगा। तो यह अर्धचेतन मन की कहानी है, यानी कि वास्तविकता के नियम पर डिपेंड करता है कि रियलिटी क्या है, उस समय की सिचुएशन क्या है। तो इसी को ये कौन रिप्रेजेंट करता है? अर्धचेतन मन करता है। तो उन्होंने कहा है कि जो अचेतन मन है, अचेतन मन के अंदर हमारे पास भावना होती है। क्या होती है? किसी भी काम के प्रति भावना है, संवेग है। क्या है? संवेग है। मूल प्रवृत्ति है, दमित इच्छा है। दमित इच्छा उसको कहते हैं जो मर गई इच्छा है, वह हमारी क्या कहलाती है? दमित इच्छा कहलाती है। यौन ऊर्जा है। अनैतिक विचार हैं, जैसे अनैतिक विचार हमने आपको अभी बताया, पेन को चोरी करना हुआ। असामाजिक विचार है, जो समाज हमारा स्वीकार नहीं करता है, ऐसे विचारों को हम लोग क्या कहते हैं? असामाजिक विचार कहते हैं। अमर्यादित विचार हैं, जो आप नहीं कह सकते हैं। तो मतलब कि जितने भी उल्ट पटांग, उल्टे सीधे आपके माइंड में आड़े बैड़े तिरछे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपके किस मन में आते हैं? तो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि यह हमारे अचेतन मन में आते हैं। किस में आते हैं? अचेतन मन में। तो बात ये आई कि जो अचेतन मन है, तो इन्होंने बताया कि ये मन के तो तीन प्रकार हैं, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। फिर उन्होंने कहा कि व्यक्ति के पास व्यक्तित्व भी नाम की कोई चीज होती है। तो व्यक्तित्व के इन्होंने तीन प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? तीन प्रकार बताए व्यक्तित्व के। तो हम इसी के साथ साथ व्यक्तित्व के प्रकार भी जान करके चलते हैं। तो जो अचेतन मन है, यानी कि उसमें उसके पास इड पाया जाता है, इदम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इदम। तो जो अचेतन मन है उसके पास कौन सा व्यक्तित्व होता है? तो इदम नाम का व्यक्तित्व होता है। जो अर्धचेतन मन है उसमें उस व्यक्ति के पास ईगो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ईगो पाया जाता है, जिससे हम लोग अहम कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम। जो चेतन मन है, इस चेतन मन के पास एक सुपर ईगो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुपर ईगो पाया जाता है, जिससे हम लोग परम अहम या आदर्श अहम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परम अहम या आदर्श अहम। तो ये बातें हमें बताई हुई थी, किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने बताई हुई थी। तो इन्होंने कहा था कि जो अचेतन मन है यह हमारा जन्मजात होता है, जबकि हमारे पास अर्धचेतन मन और चेतन मन ये दोनों अर्जित किए जाते हैं, समाज से अर्जित किए जाते हैं। किससे अर्जित किए जाते हैं? तो ये हमारे समाज से अर्जित किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इन दोनों को ये अर्जित मन है। कैसे हैं? अर्जित मन है। इनको हमने अर्जित किया हुआ। ये हमारे बचपन से, या हम कह सकते हैं जन्म से हमारे साथ नहीं होते हैं। जन्म से केवल एक ही मन होता है, और उस मन का नाम क्या है? तो उस मन का नाम है हमारे पास अचेतन मन। क्या नाम है? अचेतन मन। तो आइएगा थोड़ी और बात कर लेते हैं कि जो अचेतन मन में हमारे पास क्या पाया जा रहा था। इस अचेतन मन में हमारे पास कोई भावना आ रही थी। क्या आ रही थी? भावना। तो भावना का अर्थ क्या है? विचारों का आंतरिक रूप है। भावना से अर्थ क्या है? विचारों का आंतरिक रूप है।
मतलब कि आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ये सभी आपका किसके अंतर्गत आता है, तो यह अचेतन मन के अंतर्गत आता है। और अचेतन मन में जो क्रिया हो रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। अचेतन मन में दूसरी जो यहाँ बात आती है तो वह आती है क्या, संवेग। संवेग क्या होते हैं, विचारों का बाह्य रूप। क्या होता है, विचारों का बाह्य रूप, यानी बाह्य रूप ही आपका व्यवहार है। क्या है, बाह्य रूप ही आपका क्या है, व्यवहार है। तो ये भी बात आपकी किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है अचेतन मन के अंतर्गत। थर्ड बात इन्होंने बताई मूल प्रवृत्ति के बारे में। तो मूल प्रवृत्ति क्या है, विचारों का क्रियात्मक रूप। मतलब कि देखो, जो आपके अंदर विचार आए वो तो आंतरिक रूप थे। जैसे आपके अंदर आया कि मैं सीटेट में बहुत अच्छे नंबर लाता हूं, तो ये क्या है, आंतरिक रूप है। आपके अंदर ये भावना जागृत हुई है कि मुझे बहुत अच्छे नंबर को लाना है। अब संवेग क्या है, तो संवेग ये है विचारों का जो बाह्य प्रकाशन है। अर्थात आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं, आप अभी लेक्चर को देख रहे हैं, या आप सीटेट के प्रति क्या कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वह आपका क्या है, विचारों का बाह्य रूप है। क्या है, बाह्य रूप है। मूल प्रवृत्ति क्या है, तो मूल प्रवृत्ति ये है कि जब आप इन सारी चीजों को कर लेंगे, तो करने के बाद आप क्या अपने टेस्ट को लगाएंगे, अनसॉल्व लगाएंगे। जो टेस्ट है उनको आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट करने पर जो आपके अंक आएंगे, आप एक आकलन लगा सकते हैं कि हमारे पास सीटेट में हम इतने नंबर को अर्जित कर सकते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, विचारों का क्रियात्मक रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विचारों का क्रियात्मक रूप। तो ये इतनी बात हमें किसने बताई हुई थी, तो ये बातें हमें बताई हुई थी किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने। अब बात कर लेते हैं अचेतन मन को हम लोग किस किस नाम से और जानते हैं। तो अचेतन को हम लोग जानते हैं आनंद के नियम से। देखिएगा, इसमें क्या था, जितने भी उल्टे सीधे विचार थे सभी किस में आते हैं, अचेतन मन में आते हैं। चलो खेलने चलते हैं, पढ़ने का मूड नहीं है, मतलब कि यहाँ ऐसे ही विचार आएंगे, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, आनंद का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, आनंद का नियम। सेकंड है, इसी को हम लोग आनंदवादी या सुखवादी मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनंदवादी या सुखवादी मन भी कहते हैं। देखिएगा, कौन नहीं चाहता है कि हमें आनंद ना मिले। तो जो आनंद है वह हमारा कहाँ आता है, तो यह हमारा अचेतन मन में आता है। सेकंड है, इच्छाओं का भंडार गृह भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इच्छाओं का भंडार गृह। तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि यहाँ बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हमारी मर चुकी हुई इच्छाएं होती हैं, या आ रही इच्छाएं हैं। वो सभी जो इच्छाएं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो सभी हमारी अचेतन मन के अंतर्गत आती हैं। अमर्यादित विचार हैं, असामाजिक विचार हैं, तो ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी हमारे आते हैं अचेतन मन के अंतर्गत। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इच्छाओं का भंडार गृह कहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जिसको हम लोग तार्किक मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तार्किक मन। मतलब कि यहाँ हम लोग सोचते विचारते बहुत ज्यादा हैं। तर्क शक्ति इसकी बहुत अच्छी होती है अचेतन मन की। किसकी, तर्क शक्ति इसकी जो है वह बहुत अच्छी होती है अचेतन मन की। और इन्होंने लास्ट में कहा है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मन है। कैसा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मन है। यहीं पर सारी क्रियाएं आपकी हो जाती हैं कि अगर आप सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे विचार आपके दिमाग में यहीं आ जाएंगे। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं कर जाऊंगा, तो जब आप कर जाओगे तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिया भी करनी पड़ेगी। तो ये अचेतन मन है। और इन्होंने बताया कि हमारे पास जो अचेतन मन होता है वह कितना होता है, 90% होता है। कितना होता है, 90% होता है। चलिएगा, अचेतन मन के बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे बात हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी पहले से लिख रखा है। तो हमारे पास क्या है, अर्धचेतन मन है। क्या है, अर्धचेतन मन। देखिएगा, थोड़ा लिख लेने से क्या होता है कि चीजें छूटती नहीं है, और चीजें जब छूटती नहीं हैं और चीजों का एक क्रम भी बना रहता है। क्या बना रहता है, क्रम बना रहता है। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो अचेतन मन है इसे हम लोग अर्जित मन कहते हैं, या इसे हम लोग अर्जित करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम लोग अर्जित करते हैं। तो यह एक हमारा अर्जित मन है। क्या है, अर्जित मन है। और ये हमारे पास 0% पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, 0% होता है। तो इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविकता या समय का ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविकता या समय का ज्ञान, या इसी को हम लोग वास्तविकता का नियम भी कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर मुझे ये पेन चुराना है, तो हमारे मन में एक विचार ये आएगा कि मुझे ये पेन चुराना है। तो पेन चोरी का विचार कहाँ आया, तो हमारे अचेतन मन में आया, अनकॉन्शियस माइंड में आया। जबकि अगर ये पेन हमें चुराना है, अगर यह गलत है, पाप है, पेन चुराना पाप है, तो ये हमारा कहाँ आएगा, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में आएगा। वो कहेगा नहीं, आपको पेन नहीं चुराना चाहिए, ये पेन चुराना क्या है, गलत है। लेकिन जो हमारे पास सब कॉन्शियस माइंड है, तो सब कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा,
अगर कोई नहीं देख रहा है तो आप पेन को चुरा लीजिएगा, और अगर कोई देख रहा है तो आप पेन को मत चुराइएगा। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविकता का नियम कहते हैं, और इसको कहते हैं अचेतन मन प्लस चेतन मन के मध्य की अवस्था। क्या कहते हैं? अचेतन मन प्लस चेतन मन के मध्य की अवस्था। और जो बातें हैं जो हम कभी किसी को बता रहे होते हैं और अचानक बात आती है और हम भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपको कोई बात बताना चाहते हैं और हमारे दिमाग में आती है, दिमाग में आते ही वह बात चली जाती है। तो अचानक आई हुई बातें जो हम भूल जाते हैं तो वह हमारे किस दिमाग में आती हैं, किस मन में आती हैं, तो वह हमारे आती हैं किस में? अर्धचेतन मन में आती हैं। किस में आती हैं? अर्धचेतन मन में। तो आइएगा तीसरे मन को हम लोग पढ़ते हैं। तो जो तीसरा मन है हमारे पास, हमारे पास तो वह हमारे पास कौन सा? चेतन मन। कौन सा है? चेतन मन। तो आइएगा हम लोग चेतन मन की बात करते हैं। तो चेतन मन भी आपका कैसा है? अर्जित मन है। चेतन मन को भी हम लोग क्या कहते हैं? अर्जित मन के ही नाम से जानते हैं। तो इसको भी हम लोग अर्जित ही करते हैं। क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। और ये हमारे पास कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये हमारे पास 10% पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 10%। तो जो हमारे पास चेतन मन है, इस चेतन मन को ही हम लोग क्या कहते हैं? नैतिकता का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? नैतिकता का नियम, या यही हमारा नैतिकवादी नियम कहलाता है, जिसमें हमारे नैतिक मूल्यों का क्या रहता है? भंडार रहता है। तो इसी में हमारे पास क्या रहता है? नैतिक मूल्यों का भंडार रहता है, या इसी को हम लोग आदर्शवादी मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्शवादी मन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो बच्चों में समाजीकरण की भूमिका इसी मन के कारण आती है। किस मन के कारण? चेतन मन के कारण। तो जो बच्चा है जो समाज में रहना सीखता है, अच्छे और गंदे विचारों को वह अगर पहचानना सीखता है तो वह किस मन के कारण सीखता है? तो वह हमारा कौन सा मन है? चेतन मन है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान रखने वाला ये मन है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि इस मन से क्या है? हम आध्यात्म की ओर बढ़ते जाते हैं। किसकी ओर बढ़ते जाते हैं? आध्यात्म की ओर। मतलब कि ये आध्यात्म को सपोर्ट करने वाला मन है। किसको सपोर्ट करने वाला मन है? तो ये हमारा आध्यात्म को सपोर्ट करने वाला मन है। तो ये 3 प्रकार के मन बताए थे। किसने? हमें सिगमंड फ्रॉइड ने बताए थे, जिनकी हमने एक एक से आपके साथ विश्लेषणात्मक रूप से चर्चा की हुई है, व्याख्या की हुई है। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, और साइकोलॉजी को भी आप लोग बिल्कुल एक सिंपल वे में पढ़ते हुए चल रहे होंगे हमारे साथ। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं, मैं साइकोलॉजी अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा होगा तो हमारे हिसाब से कि वह एंजॉय करते हुए पढ़ रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स तक ये खबर पहुंच सके कि पीजीआई रामपुरा पर साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 मन बताए। कितने मन बताए? व्यक्तित्व के 3 मन। तो इन्होंने जो व्यक्तित्व के हमें 3 मन बताए हैं, वो 3 अंग बताए, वह कौन कौन से हैं? पहला इन्होंने बताया इड या इदम, जिससे जो कहाँ पाया जाता है? हमारे अचेतन मन में पाया जाता है। तो देखिएगा ये कैसा है? अचेतन मन हमारा जन्मजात था। कैसा था? जन्मजात था। और ये कैसा होता है? आनुवांशिक भी होता है। क्या कैसा होता है? आनुवांशिक। तो जो सिगमंड फ्रॉइड ने कहते हैं कि जो अचेतन मन है वह जन्मजात होता है, इसमें व्यक्ति के पास एक व्यक्तित्व पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इदम कहते हैं। क्या कहते हैं? इदम। तो बच्चों में इसी के कारण क्या आती है? प्रधानता आती है इच्छाओं का। इसको हम लोग भंडार ग्रह कहते हैं। ये तो हम लोगों ने अचेतन मन में देख ही लिया था कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इच्छाओं का भंडार ग्रह कहते हैं। यहाँ बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अगर एक कोई बालक है अपने पिता के साथ मार्केट में जा रहा है, उसको आइसक्रीम दिखाई दे जाएगी तो वह कहेगा पिताजी मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो देखिएगा यहाँ इच्छा होने लगी। अगर उसको पॉपकॉर्न दिखाई दे जाएगा तो वह पॉपकॉर्न मांगने लगेगा। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? हम लोग इच्छाओं का भंडार ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडार ग्रह। सेकंड व्यक्तित्व का जो अंग है वह है हमारे पास ईगो, अहम है, जो कि हमारा कहाँ पाया जाता है? अर्धचेतन मन में पाया जाता है। इसको कहा जाता है कि व्यक्तित्व का कैसा है? घनिष्ठ मित्र है, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है ये। ईगो जो अहम है, देखिएगा अगर आपके पास कोई चीज आ जाती है तो आपके अंदर ईगो आ जाता है, ईगो हर्ट होने लगता है। कोई कोई कहता नहीं आपने हमसे ये बात कह दी तो हमें ईगो हो गया, या आपके पास ये विषय वस्तु है तो आपको ईगो है, आप मुझे दे नहीं रहे हैं इस विषय वस्तु को। तो ये व्यक्तित्व का क्या कहा जाता है? घनिष्ठ मित्र कहा जाता है। ये व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? व्यक्ति को बचाने का भी कार्य करता है। कौन? ईगो। ईगो जो है वह व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है। इसको हम लोग कार्यपालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालक भी कहते हैं। आगे बात करते हैं सुपर ईगो की, यानी कि जिसे हम लोग परम अहम कहते हैं, जो कि चेतन मन कहलाता है, जिसमें किस में पाया जाता है? चेतन मन में पाया जाता है सुपर ईगो।
तो यह गंदे विचारों को रोकता है। देखिएगा, जैसे कि आप पेन को चुरा रहे थे तो कहाँ आपके माइंड में ये क्रिया चली हुई थी, तो ये क्रिया आपकी चली हुई थी कहाँ पर, चेतन मन में। तो चेतन मन में जो आपका एक व्यक्तित्व पाया जाता है, उस व्यक्तित्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, सुपर ईगो कहते हैं, यानी कि परम अहम कहते हैं। यह हमारा एक नैतिक कमांडर होता है। क्या होता है, नैतिक कमांडर होता है। तो जितनी भी नैतिकता आती है, तो वह नैतिकता हमारे अंदर किसके कारण आती है, तो चेतन मन के कारण आती है। किसके कारण आती है, चेतन मन के कारण आती है। आइएगा, अब हम लोग देखते हैं सिगमंड फ्रॉइड की पुस्तकों के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, सिगमंड फ्रॉइड की कुछ पुस्तकें थीं। तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो इनके द्वारा 3 पुस्तकों को लिखा गया। कितनी पुस्तकों को लिखा गया, 3 पुस्तकों को लिखा गया। तो उन 3 पुस्तकों के बारे में हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी 3 पुस्तकें हैं इनकी। तो पहली इनकी पुस्तक है स्वप्न विश्लेषण। कौन सी है, स्वप्न विश्लेषण, जिसे हम लोग ड्रीम एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रीम एनालिसिस। सेकेंड इन्होंने पुस्तक लिखी हुई है इड एंड ईगो। क्या लिखी हुई है, इड एंड ईगो। एंड तीसरी इन्होंने लिखी हुई है क्या, अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी सिगमंड फ्रॉइड की पुस्तक नहीं है। तो सिगमंड फ्रॉइड की केवल 3 ही पुस्तक है। कौन कौन सी है, स्वप्न विश्लेषण है, इड एंड ईगो है, तीसरी है इनकी अचेतन मन। कौन सी है, अचेतन मन। इनकी 3 पुस्तकें हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि इनके जो समर्थक हैं, सिगमंड फ्रॉइड के समर्थक हमारे कौन कौन से रहे हैं। तो जो समर्थक हैं इनके, वो एडलर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ जो एडलर हैं वो दूसरे एडलर हैं, और हमने लास्ट वीडियो में जो आपको बताए थे एडलर, वो एक एडलर अलग थे। सेकंड इनके हैं जो समर्थक, कार्ल युंग हैं। क्या हैं, कार्ल युंग। कहीं कहीं कार्ल जुंग भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, कार्ल जुंग। तो आप लोग भी इसको कार्ल जुंग भी लिख सकते हैं। कार्ल युंग एंड कार्ल जुंग, इनके कितने, एक नहीं दो दो समर्थक रहे हैं। अब अगर हम बात करें इनकी, जो कार्ल जुंग है, कौन है, कार्ल जुंग है, वो इनका ही शिष्य है। किसका, सिगमंड फ्रॉइड का ही शिष्य है। कौन, कार्ल जुंग है। ठीक है। तो कार्ल जुंग ने भी किसके, मन के 3 प्रकार बताए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे गुरुजी बता के गए वो तो हैं, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखिएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने मन के कितने प्रकार बताए या कितने भाग बताए, तो इन्होंने 3 भाग बताए। कितने भाग बताए, 3 भाग। तो उन 3 भागों को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इन्होंने बताया कि जो हमारे पास पहला है, तो पहला है हमारे पास कौन सा, उभयमुखी भाग। कौन सा है, उभयमुखी। देखिएगा, हम कह सकते हैं अर्धचेतन मन को ही ये उभयमुखी कह रहे होंगे। दूसरा इन्होंने बताया बहिर्मुखी। क्या बताया इन्होंने, बहिर्मुखी। और तीसरा इन्होंने बताया अंतर्मुखी। तो इन्होंने कितने भाग बताए, मन के 3 भाग बताए। ये तीनों भाग हमने आपके लिए लिख दिए हैं। और ये जो कार्ल जुंग या युंग हैं, ये कौन है, तो यह हमारे सिगमंड फ्रॉइड के शिष्य हैं। कौन है, सिगमंड फ्रॉइड के ये शिष्य हैं। तो यह इन्होंने बताया उभयमुखी, बहिर्मुखी एंड अंतर्मुखी। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए, 3 भाग बताए हुए। ठीक है। अब आइएगा, हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। तो देखिएगा, मनोविज्ञान की जो शाखाएं, ब्रांचेस हैं, वह लगभग 50 के समथिंग ब्रांचें हैं। कितनी हैं, 50 के समथिंग ब्रांचें हैं। कौन कौन सी वो ब्रांचें हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं। तो इन्होंने बताया, सिगमंड फ्रॉइड ने, कि जो हमारे पास जैसे कि अपराध है, क्या है, अपराध है, तो अपराध भी एक मनोविज्ञान की शाखा है। नैतिकता है, तो ये भी एक मनोविज्ञान की क्या है, शाखा है। समझ रहे हैं ना। और इन्होंने बताया कि जो प्रयोगात्मक है, शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या है, प्रयोगात्मक है। शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या है, शिक्षा। तो इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं हैं किसकी, मनोविज्ञान की। तो उन्हीं शाखाओं में से कुछ शाखाओं का हमें क्या अध्ययन करना है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी को, किसको देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को देखते हैं। किसको देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को। तो इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया, शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, यह है शिक्षा के किसको, नियमों एवं सिद्धांतों के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, नियमों एवं सिद्धांतों के बारे में बात करेगा। नियमों एंड सिद्धांतों के बारे में हमें बताएगा कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो शिक्षा के नियम हैं, जो शिक्षा के सिद्धांत हैं, उनके बारे में हमें कौन बताएगा, शिक्षा मनोविज्ञान बताएगा। ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया, तो सेकंड इन्होंने बताया हमें क्या, मानव मनोविज्ञान। क्या बताया हुआ है, मानव मनोविज्ञान। तो इसमें केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, केवल
मानव के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, मानव का व्यवहार का अध्ययन करेंगे। अगर देखिएगा हम शिक्षा मनोविज्ञान की थोड़ी सी आप लोगों को बात बताएं तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हम लोगों ने किसको देखा था, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को देखा था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। प्रथम आपके जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक सर थे। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को ही हम लोग प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं। मानव मनोविज्ञान में हम लोग किसकी बात करेंगे, तो केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, मानव के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो मानव के व्यवहार का अध्ययन का मतलब ये है कि यहाँ हम लोग जैसे कि 3 प्रकार के मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। यहाँ पर इसके आप लोग पार्ट लिख लीजिएगा, जो 3 मैं पार्ट बताने जा रहा हूँ। पहला है आपका बाल मनोविज्ञान, क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि हम लोग किशोर मनोविज्ञान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, किशोर मनोविज्ञान, एडल्ट साइकोलॉजी। एंड तीसरा इन्होंने बताया प्रौढ़ मनोविज्ञान। क्या बताया है, प्रौढ़ मनोविज्ञान। और इनके बारे में इन्होंने सभी का एज भी डिफाइन कर दिया था कि हमारे पास जो बाल मनोविज्ञान है, क्या है, बाल मनोविज्ञान है, यह हमारा 0 से 12 वर्ष तक पढ़ा जाएगा। यानी कि जब बालक 0 से 12 वर्ष का होगा, कोई एक बालक है, अगर वह 0 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में आएगा, तो उसकी हम लोग जो साइकोलॉजी पढ़ेंगे वह किस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। एंड इन्होंने बताया कि जो किशोर है इसको हम लोग 12 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे। जब बालक 12 वर्ष का होगा, यानी कि 12वीं का अंत और 13वीं का स्टार्ट, ऐसे समझ लीजिएगा, 12वीं का अंत और 13वीं का स्टार्ट तो हम इसमें पढ़ेंगे। और प्रौढ़ मनोविज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे 18 से लेकर के मृत्यु तक। कहाँ तक पढ़ेंगे, 18 से लेकर के मृत्यु तक। तो ये बात हमें बताई हुई थी सिगमंड फ्रॉइड ने। किसने बताई हुई थी, सिगमंड फ्रॉइड ने हमें ये बात बताई हुई थी, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि जो बाल मनोविज्ञान है, अब बाल मनोविज्ञान को भी हम लोग अलग अलग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलग अलग साइकोलॉजी में हम लोग कैसा पढ़ते हैं, जैसे कि गर्भावस्था है, इसी को अगर बाल मनोविज्ञान को हम लोग देखें तो इस बाल मनोविज्ञान को फिर से हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो आइएगा हम लोग देखते हैं। तो पहला है हमारे पास गर्भावस्था, कौन सी है, गर्भावस्था। तो गर्भावस्था में हम लोग कब तक, जब तक 0 से लेकर के जन्म तक, कब से, 0 से जन्म तक। मतलब कि इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं वो लगभग 280 दिन की स्टडी करते हैं। कितने दिन की स्टडी करते हैं, जब बच्चे का भ्रूण बनता है माँ के पेट में, माँ के गर्भाशय में, तब 0 का मतलब है वहां से स्टार्टिंग करते हैं। और लगभग 9 महीने के समथिंग जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि 280 दिन के समथिंग हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं, 280 दिन के समथिंग हो जाते हैं। तो वहाँ जो हम स्टडी करते हैं वह गर्भावस्था में करते हैं। इसके बाद आता है बाल्यावस्था। क्या आती है, बाल्यावस्था। और जो हम लोग बाल्यावस्था को पढ़ते हैं वह सेकंड है, सॉरी, शैशवावस्था। कौन सी है, शैशवावस्था। तो शैशव अवस्था की जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो वह शैशव अवस्था की स्टडी करते हैं 0 से लेकर के 5 वर्ष तक। कहाँ तक करते हैं, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की जो हम स्टडी करते हैं वह शैशव अवस्था में करते हैं। और लास्ट में आती है हमारे पास तीसरी जो है वह है बाल्यावस्था। कौन सी है, बाल्यावस्था। तो इस बाल्यावस्था की हम लोग स्टडी करते हैं 5 या 6 साल से लेकर के 12 साल तक। कब तक करते हैं, 5 या 6 साल से लेकर के 12 साल तक। तो देखिएगा, एक इसको संक्षिप्त रूप में पढ़ें तो इन्होंने कहा कि जो हमारे पास मानव मनोविज्ञान है, क्या है, मानव मनोविज्ञान है, तो उसके अंतर्गत 3 मनोविज्ञान हैं। कौन कौन सी हैं, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और प्रौढ़ मनोविज्ञान। तो जो बाल मनोविज्ञान है वह हम 0 से लेकर के 12 तक के बच्चों को अध्ययन करते हैं। किशोर मनोविज्ञान में 12 से लेकर के 18 तक का, एंड प्रौढ़ मनोविज्ञान में 18 से लेकर के जन्म तक का करते हैं। तो जो हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजी है, इस चाइल्ड साइकोलॉजी को भी हमने 3 प्रकार से बांटा है। कौन कौन सी, गर्भावस्था, शैशवावस्था एंड बाल्यावस्था। तो जो गर्भावस्था है उसमें हम लोग बच्चे के भ्रूण से लेकर के, जब बच्चे का भ्रूण बन रहा होता है और जन्म तक का हम लोग स्टडी करते हैं। लगभग 280 दिन की स्टडी होती है उसमें। एंड शैशव अवस्था है उसमें 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की स्टडी करते हैं। कितनी करते हैं, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की। बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में हम लोग लगभग 5-6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की इसमें स्टडी को करते हैं, ठीक है। आइएगा इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद इन्होंने बताया पशु मनोविज्ञान। क्या बताया, पशु मनोविज्ञान। तो इन्होंने जो पशु मनोविज्ञान के बारे में बताया, नेक्स्ट इन्होंने जो शाखा बताई हुई है पशु मनोविज्ञान,
तो इस पशु मनोविज्ञान में मानव और पशु दोनों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का अध्ययन किया जाता है? मानव एवं पशु दोनों का अध्ययन किया जाता है। पशु मनोविज्ञान का हम लोग जो जनक मानते हैं वह पशु मनोविज्ञान का जनक हम लोग किसे मानते हैं? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक सर को मानते हैं। किसको मानते हैं? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक सर को मानते हैं। यहाँ अगर हम एक बात आपको बताएं तो यहाँ हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वह क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ बताओ बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का जो हम लोग जनक मानते हैं तो वह जनक हम लोग स्टैनली हॉल को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्टैनली हॉल को मानते हैं। तो जो स्टैनली हॉल हैं यह हमारे बाल मनोविज्ञान के क्या हैं? जनक हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी हम लोग जब चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे जाकर के कहाँ? चाइल्ड साइकोलॉजी पर। तो स्टैनली हॉल को हम लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो पशु मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान में हम लोग मानव और पशु दोनों का अध्ययन करते हैं। मानव के सामान्य एवं असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से पशुओं के भी सामान्य एवं असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो पशु मनोविज्ञान के जो जनक हैं वही किसको कहा जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। तो इन्होंने इसमें पशुओं के और मानव के सामान्य एवं असामान्य व्यवहारों की तुलना की। तो इसी कारण इसको हम लोग तुलनात्मक मनोविज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया? पशु मनोविज्ञान जो है इन्होंने बताया कि इसमें हम लोग मानव और पशु दोनों का अध्ययन करते हैं। तो जो मानव और पशु दोनों का अध्ययन करेंगे तो मानव के सामान्य व्यवहार एवं असामान्य व्यवहार और पशुओं के सामान्य एवं असामान्य जो व्यवहार हैं उन्हीं के इन्होंने तुलना की। इसी कारण इसको हम लोग तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। आगे सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और परम मनोविज्ञान। यहाँ देखिएगा परम मनोविज्ञान क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो ऐसा मनोविज्ञान जो हमें इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा नहीं होता है, यानी कि इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परम मनोविज्ञान कहते हैं। जैसे कि आत्मा है, आत्मा का हमें नहीं होता है ज्ञान, किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा का होता है, यही तो इंद्रियां होती है। तो इसके द्वारा क्या हमें आत्मा का ज्ञान होता है? परमात्मा है। भूत प्रेत जितने भी हैं क्या हैं? भूत हैं, प्रेत हैं। तो जितने भी हैं ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे परामनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? परामनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे परामनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो हमें इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान नहीं होता है उस ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस ज्ञान को हम लोग अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान, अति इंद्रिय ज्ञान। ठीक है ना? तो जो हमें किसके द्वारा? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान के नाम से उसे हम जानते हैं। तो देखिएगा ये हम लोगों ने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है, सिगमंड फ्रॉइड को। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। काफी इंपॉर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये लेक्चर आपका यहाँ पर समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। तो आप लोग प्लीज़ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी हमारे वीडियोस पहुँचते रहें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोगों का कोई हमसे या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज है या क्वेश्चंस है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट एक बार ज़रूर करें। लेक्चर लेने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करें कि आप अगर मुझे 100 में से नंबर देना चाहें तो आप मुझे कितने नंबर देना चाहेंगे। ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग एक बार इसमें ज़रूर विशेष तौर पर ध्यान करें और कमेंट ज़रूर करें आप लोग। थैंक यू फॉर टुडे।